बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब जी। प्रैक्टिकल सेंटर 10th क्लास का कॉम्प्रिहेंसिव पेपर आप लोगों को सॉल्व करवाने जा रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपका, आपने इसको स्किप नहीं करना। जिस बच्चे ने आज का लेक्चर मेरा पूरा देख लिया, इंशाल्लाह 100% गारंटी देती हूँ कि पहले तो वो ज़हनी तौर पर प्रिपेयर हो जाएगा कि उसने मैथमेटिक में कौन सी एक्सरसाइजेस को टारगेट बनाना है और कौन सी चीज़ों को, क्योंकि हमेशा आप सबको पता है कि मेरे चैनल पे आप लोगों को प्रिपरेशन पेपर ऑलरेडी 1 महीना पहले अपलोड कर दिया गया था, टारगेट पेपर अपलोड कर दिया गया है, 10 डेट पेपर टारगेट जो प्रिपरेशन पेपर है वो अपलोड कर दिया गया है। लेकिन आज मैं आपको ऐसी शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगी, ऐसी शॉर्ट एक्सरसाइजेस बताऊंगी, इन तमाम एमसीक्यूज़ को सॉल्व करवाऊंगी और साथ साथ ये बताऊंगी कि ये एक्सरसाइजेस को अगर आप फॉलो कर लें तो इंशाल्लाह ज़वजल आप अपने जो आपके स्कूल का कॉम्प्रिहेंसिव पेपर उसमें भी आप पूरे नंबर लेंगे और इंशाल्लाह बोर्ड का पेपर जो आपका होगा उसमें भी आप पूरे नंबर लेंगे। पहली बात तो ये कि वीडियो को लाइक करना है, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही होती हूँ, कॉमेंट करके अपने स्कूल का नाम ज़रूर मैंशन करना है। अच्छा बच्चे, मैंने 2023 में कॉम्प्रिहेंसिव पेपर अपने चैनल के ऊपर कंडक्ट किया गया जिसकी कोई फ़ीस नहीं थी। और आने वाले जब से कोविड आया, आप सबको पता है मेरा चैनल जब मैंने बनाया था और ताकि तमाम बच्चों की हेल्प हो सके, क्योंकि एकेडमीज़ बंद हो गई थी और तमाम आपको सबको पता है कोविड की वजह से, तो मेरे चैनल को बनाने का मकसद ये था कि आप तमाम बच्चों की प्रिपरेशन घर बैठे बैठे आप लोगों को करवाऊँ। तो कॉम्प्रिहेंसिव पेपर 3 साल से कंडक्ट कर रही हूँ जिसकी कोई फ़ीस नहीं होती, किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं होते। अब आप जाकर देख सकते हैं, मैंने 2023 में कॉम्प्रिहेंसिव पेपर जो मैथमेटिक्स का आपका कंडक्ट किया गया आप उसको देखें, और जो बोर्ड का पेपर आपका आया था आप उसको देखें। उनके रिव्यूज़ भी ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक सवाल भी ऐसा नहीं था जो मेरे कॉम्प्रिहेंसिव पेपर में मौजूद हो और बोर्ड के पेपर में ना आया हो। इट मीन्स कि हमारे पास सारे के सारे सवालात वही थे जो कि बोर्ड के पेपर में भी थे और हमारे कॉम्प्रिहेंसिव पेपर में भी थे। अब बच्चों ने जब 1 महीना पहले कॉम्प्रिहेंसिव पेपर को दिया तो उनको यही हुआ कि जाहिर है कि हमने एक चीज़ प्रॉपर तरीके तैयारी हो चुकी थी। बच्चों के आप जाके रिव्यूज़ चेक करेंगे, मिस हमें ऐसा लग रहा था कि हम आपका कॉम्प्रिहेंसिव पेपर दोबारा से एक दफ़ा बोर्ड पे पेपर में बैठ के कर रहे हैं। पेपर आपके हाथ में आए, देखिए बेटा तैयारी आप पूरा साल करते हैं, पूरी प्रिपरेशन कर जाते हैं, एक सवाल को आप देखते हैं। मेन चीज़ ये होती है कि अपने माइंड को आपने ऐसा बनाना है। बात सब बच्चा ऐसा होता है उसको सब करना होता है, लेकिन जब उसके हाथ में पेपर आता है ना वो ब्लैंक हो जाता है, उसको समझ ही नहीं आता कि मैं कौन सी एक्सरसाइज सवाल कौन सा अटैम्प्ट करूं। तो आपने आपको पहले से ही ऐसा प्रिपेयर कर जाना है कि जब आपका बोर्ड का पेपर आपके हाथ में आए तो आपको देखते ही पता हो कि मैंने इस वाले सवाल को टारगेट बनाकर पहले इस सवाल को अटैम्प्ट करना है, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब आप पेपर अपने हाथ में लेंगे तो आपको सारे सवाल आएंगे, वही सवाल आएंगे जो मैं आपको अभी बताऊंगी, लेकिन वीडियो के लास्ट में। पहले हम बात करेंगे प्रैक्टिकल सेंटर के कॉम्प्रिहेंसिव पेपर की जानकारी। सबसे पहला एमसीक्यूज हमारे पास यहाँ पर है, O ऑफ A एंड B इज इक्वल्स टू 100, O ऑफ B आपके पास 5 है, O ऑफ A क्या होगा। अच्छा भाई, यहाँ पे तो देखें आप सबको मालूम है सबसे पहले ये तमाम। अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा कि आप कहेंगे कि एमसीक्यूज़ की तैयारी भी कहाँ से करें, वो भी मैं आपको भी बताऊंगी। मेरी प्लेलिस्ट भी मौजूद है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं और मेरा सेशन भी स्टार्ट होगा इंशाल्लाह। वो भी हम अपना सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें आपको 10 to 15 क्लासेस होंगी और आपके तमाम एमसीज को आपको प्रिपेयर कर दिया जाएगा। देखो भाई, O ऑफ A इंटू B, गौर से देखिएगा, जो आपको मिला है 100, क्या मिला है आपके पेपर के ऊपर ही करवाती हूँ 100, और जबकि आपके पास O ऑफ B जो है ये चीज़ आपको मिली है 5, क्या मिली है 5। अब कहता है देन O ऑफ A हमारे पास क्या होगा। आप सब ने पढ़ा फॉर्मूलेट, डाटा आपने बना लिया साइड पे करके। देखो O इंटू B इज इक्वल्स टू O ऑफ B, ठीक है, एंड O ऑफ A एंड O ऑफ B, ठीक है, इस तरीके से है। अब हमारे पास ये जो O ऑफ A है, O ऑफ A इंटू B जो है ना ये हमारे पास गिवन है विच इज़ 100, और यहाँ पे हमारे पास O ऑफ A जो है नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करना है। जबकि ये हमारे पास B कितना दिया गया है 5 दिया गया है। जिसको फाइंड करना होता है वो कहता है मुझे अकेला छोड़ दो। अब हमें यहाँ पे O ऑफ A को फाइंड करना है, ये 5 को कहेगा मुझे अकेला छोड़ दो। 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में 100 के पास जाकर लेफ्ट साइड पर डिवाइड करेगा, तो 100 के नीचे आ गया 5, तो हमारे पास हम कर देंगे इसकी कटिंग। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 0 जा 8, 5 20 जा, सिंपल सी बात है 100। तो हमें यहाँ से मिला 5 का से डिवाइड करने पर 20, तो O ऑफ A जो है हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 20 आंसर आ जाएगा।
ठीक है। और मैथमेटिक कहता है ना कि हमारे पास जिसको फाइंड करना होता है वो लेफ्ट पर होता है, बाकी राइट पर होते हैं, कोई इशू नहीं है। खैर आपने शॉर्टकट करना है, इतनी डिटेल में नहीं जाना क्योंकि एमसीक्यू में डायरेक्ट टिक लगाना होता है। तो कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए। हमारे पास हमारा आंसर आ रहा है 20 आंसर आ रहा है ऑप्शन सी में, तो सी पर जल्दी जल्दी लगा लीजिए टिक। अब हमारे पास कहता है a, 9, x एंड 45 आर इन प्रोपोर्शन, देन x क्या होगा। इसमें x की बात करना, प्रोपोर्शन की बात कर रहा है, इसमें बात हो रही है a:b इज प्रोपोर्शनेट टू c:d। इसका मतलब ये है a 1 है, b 9 है, c हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चे, इसको आप x कह दो, और d हमारे पास है 45। तो आप सब जानते हो ये बीच वाली वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ मीन होती है और बाहर वाली वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम होती है। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन विच इज़ 9x मल्टीप्लाई कर दो, 45 1 जा 45। जिसको फाइंड करना है वो कहेगा मुझे अकेला छोड़ दो। 9 मल्टीप्लाई में है, 45 के पास जाकर डिवाइड करेगा। 9 1 जा 9, 9 5 जार 45, x इज इक्वल्स टू 5। तो हमें यहाँ से मिल गया x की वैल्यू 5 आ रहा है ऑप्शन नंबर सी में। तो आपने यहाँ पर सी पे लगा लिया टिक। क्लियर हो गया। अब हमारे पास हमारा MCQ नंबर 3 है। इसमें देखो यहाँ पर दिया गया डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस के अकॉर्डिंग, सॉरी आपके पास आया है आपको ए डिटर्मिनेंट, जैसे हम फाइंड करते थे ना AD और -BC करके, सेम ऐसे उसी तरीके से करना है। और एक्स इज राइट साइड पे आपके पास x+4 है। चलो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इस सवाल को देखो भाई, इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे हम, इजी सा क्वेश्चन है ये भी। अब यहाँ पर पहले तो क्रॉस कर लो। देखो हमें मिला 5 2, इनके एलिमेंट्स हैं मैट्रिसेस के, तमाम ही जितने भी नंबर हैं ABCD वॉटएवर ये एलिमेंट्स कहलाते हैं, आप सबको पता है। इज इक्वल्स टू x+4। अब हमें x को फाइंड करना है, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्रॉस कर लो AD -BC अकॉर्डिंग 5 1 जा 5, ये जो फार्मूला का माइनस आता है। 2x इज इक्वल्स टू x+4। अब जिसको फाइंड करना है वो कहता है मुझे अकेला कर दो ना। अब हमें x कुछ इस तरह बनाना है इसको कि इक्वेशन को कि x एक तरफ हो जाए और विदाउट वेरिएबल्स जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो एक तरफ हो जाए। तो मैं एक काम करती हूँ, इस 2x को उस तरफ ले जाती हूँ और x4 को इस तरफ ले आती हूँ। तो 5 के पास 4 लाने पे प्लस का 4, यहाँ के माइनस का 4 हो गया। ये वाला x नेगेटिव था, जब इस वाले x के पास आया यहाँ पर तो क्या हो गया, पॉजिटिव का 2x हो गया। क्लियर है। तो 5 में से 4 गया तो हमें मिला यहाँ से 1, और 2 और 1 हमारे पास हो गया 3x। अब x कहेगा मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे तो फाइंड करना है। ये मल्टीप्लाई में 1 के पास जाकर डिवाइड करेगा, तो x की वैल्यू मिल गई हमें 1/3। तो 1/3 कहाँ आ रहा है, 1/3 आ रहा है आपके पास ऑप्शन नंबर डी में। डी ऑप्शन आपका राइट है। क्लियर हो गया। अच्छा हमारे पास इफ द ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिसेस A एंड B जो है आपके पास दो गिवन है। एक कहता है m/n, दूसरा कहता है n/p रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी। देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस आपको फाइंड करना है। इसको m/n इस तरह करके पढ़ा जाता है, इसको लिखा ऐसे भी जाता है। देखो बेटा m/n से क्रॉस डैश का निशान होता है, सिंबल्स, इसको आपको m/n पढ़ा जाता है। ठीक है जी। अब कहता है A और एंड B का जो है आपके पास जो है उनका ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस फाइंड करना है। तो n दोनों में कॉमन है ना, इसका राइट ऑप्शन होगा m/p, मतलब लास्ट वाला जो है वो आपके पास जो है वो इसका राइट ऑप्शन होगा। अच्छा जी, हमारे पास आगे आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर आल्सो इट्स रूट्स। ठीक है जी, द सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर आल्सो कॉल्ड इट्स रूट्स, का रूट्स आंसर जो है वो राइट है। ठीक है जी। तो यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पे हम लगा देते हैं रूट्स पर टिक। द सम ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अच्छा भाई देखो, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आप सबको पता है कि आप सब जानते हैं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की अगर हम बात कर रहे होते हैं, द सम ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल्स टू 0। 0 के इक्वल होता है कैसे, देखो भाई ये चीज़ हम लोगों ने अपने उसमें पढ़ी है, आप सब जानते हैं कि 1 + ओमेगा का जो स्क्वायर है ये हमारे पास 0 के इक्वल होता है, आप सब जानते हैं। अब हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, द सम ऑफ 3 क्यूब यूनिट्स ऑफ यूनिटी इज 0। कैसे भाई 0 क्यों आंसर है, आप सब जानते हैं कि हमारे पास 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है वो हमारे पास देखो 1 + ओमेगा का जो स्क्वायर है ये बराबर है हमारे पास 0 के। तो द सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल्स टू 0। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इंक्लूड अ रियल नंबर, आपके पास रियल नंबर क्या है, यहाँ पे 1 है, एंड 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो ये 1 जो है आपके पास एक रियल नंबर है, एक रियल नंबर होता है, और 2 जो है वो आपके पास क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, कॉम्प्लेक्स क्यूब होते हैं। ठीक है जी, कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं।
अच्छा जी, या हम कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट भी कह सकते हैं, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब हम तो ये कहेंगे द सम ऑफ 3 क्यूब रूट्स इज इक्वल्स टू 0, मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो 0 के इक्वल होता है। 3 क्यूब रूट्स हैं आपके पास, इसमें एक रियल है और 2 कॉम्प्लेक्स है, इस तरह करके भी सवाल आ सकता है, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो 0 है। अच्छा जी, आगे आ जाता है हमारे पास अ फ्रैक्शन इन विच डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड। अच्छा जी, ये हमारे पास इसका राइट ऑप्शन जो है एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या राइट आंसर है इसका हमारे पास? यहाँ पे क्या कह रहा है कि हम जो है, अच्छा पार्शियल फ्रैक्शन में आप सबको पता है कि हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन बनते किस चीज़ के हैं, पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए। पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड जो है मेरे चैनल के ऊपर ऑलरेडी तमाम क्वेश्चंस जो है वो अपलोड है, तो आप में अगर अपने एमसीक्यूज़ को बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो आपने इंट्रोडक्शन लेक्चर्स को ज़रूर वॉच करना है। तमाम चीज़ों के इंट्रोडक्शन लेक्चर को अगर आप देख लेंगे तो एटलीस्ट आपको समझ में आ जाएगा। एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कैन बी रिड्यूस इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन बाय डिवीजन मेथड। सबसे पहला डिवीजन, अगर आपके पास आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अगर वो प्रॉपर नहीं है तो आप पार्शियल फ्रैक्शन नहीं बना सकते। पहले आपको अपने फ्रैक्शन को एक प्रॉपर बनाना पड़ेगा और प्रॉपर बनाने का तरीका डिवीजन मेथड से होता है। अगर आपने इस चैप्टर को किया है तो आपको एक चीज़ ज़रूर पता होगी, ठीक है जी। अब सवाल में हमारे पास यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे हमारे पास पूछा गया है कि अगर हमारा न्यूमरेटर लेस देन है हमारे डिनोमिनेटर के, तो यहाँ ग्रेटर देन का निशान लगा दिया, दोबारा मिटाती हूँ मैं इसको। हमने यहाँ पे पूछा गया है कि न्यूमरेटर इज़ लेस देन डिनोमिनेटर। अगर हमारा न्यूमरेटर जो है वो हमारा लेस देन डिनोमिनेटर है, ठीक है, तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। इन केस अगर हमारा न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर हो या न्यूमरेटर जो है वो इज इक्वल टू डिनोमिनेटर हो, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों बराबर में, फॉर एग्जांपल 5/5 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इक्वल है, तो ये भी हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। आई एम लगा देती हूँ छोटा सा। और अगर हमारा न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर देन होता है हमारे डिनोमिनेटर से, मतलब हमारा न्यूमरेटर फॉर एग्जांपल 3 है और डिनोमिनेटर 2 है, तो देखो न्यूमरेटर बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर छोटा हो गया। इन दोनों कंडीशंस में हमारे पास हमारा जो फ्रैक्शन है वो क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, ठीक है। और अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है तो हम कभी भी उसके पार्शियल फ्रैक्शन नहीं बना सकते, इसको डिकम्पोज नहीं कर सकते, उसके जुज़वी हिस्से है ना, नहीं, तो हमें क्या करना पड़ता है, प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे पास होगा तभी हम पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो बना सकते हैं। ये सब आप सबको पता है सारी चीज़ें, ठीक है जी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है हमारे पास जो है वो आ रहा है प्रॉपर। तो आप देख लीजिए प्रॉपर फ्रैक्शन कहाँ आ रहा है, न्यूमरेटर जो है वो छोटा है और न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है। अच्छा, पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x² - 1 इज इक्विवेलेंट टू, साफ नज़र आ रहा है आपको, चेक इट प्रॉपर और इम्प्रॉपर। पहले तो आपने ये चेक करना है ओन कांस्टेंट डिग्री 0। देखो 1 है ना, 1 का मतलब क्या, अगर x के ऊपर पावर 0 आई होगी तभी तो 1 आया होगा ना, डिग्री तो 0 है हमारे पास इसकी, तो दिस इज़ प्रॉपर रैशनल एक्सप्रेशन, ये एक प्रॉपर रैशनल एक्सप्रेशन है। इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ये लास्ट वाला है, a1 डिवाइडेड बाय, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, डिवाइड बाय x+1 और a2। अच्छा, यहाँ पे a1 मैंने आपको अपने चैनल पे इस तरीके से करवाया है, a डिवाइडेड बाय x+1, फिर अगले नेक्स्ट लेने के लिए मैंने आपको b बताया है इस तरीके से, x-1 विच इज आगे c, इस तरीके से मैं बढ़ती चली गई हूँ। लेकिन यहाँ पर जो है वो a1 a2 a3 कर है, तो आप उस तरह भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसका लास्ट ऑप्शन जो है वो राइट है, ठीक है जी। फिर आगे आ जाते हैं, अब स्टैटिस्टिक्स से दिया गया है, अब एरिथमेटिक मीन का जो होल सम है ना वो हमारे पास 40 के इक्वल है, मतलब तमाम ऑब्जर्वेशन का जो सम है वो दिया गया है 40 और कहता है के की वैल्यू क्या होगी। चले भाई फार्मूला के अकॉर्डिंग करते हैं इस सवाल को। वैसे तो पता चल गया है हमें इसकी वैल्यू 0 होगी, लेकिन कैसे होगी ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। आप सब जानते हैं कि अनग्रुप डेटा दिया गया है, अनग्रुप डेटा में अरिथमेटिक मीन या मीन निकालने का फॉर्मूला होता है समीशन x डिवाइडेड बाय n। अब समीशन x का मतलब होता है होल ऑब्जर्वेशन का सम, जितनी ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं उन सब का सम, और नीचे n का मतलब है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो नीचे आता है। अब यहाँ पर मीन भी गिवन है, हमें इस सवाल में 2 चीज़ें गिवन है, एक तमाम ऑब्जर्वेशन मौजूद है और ये जो बीच में एक ऑब्जर्वेशन दी गई है, ये कहता है ये वाला के बता दो ये क्या होगा, और जबकि वो तमाम ऑब्जर्वेशन का सम 40 दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि मीन तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है जो कि 40 है और तमाम ऑब्जर्वेशंस भी हैं, तो क्यों ना हम इसको दोबारा इस तरीके से लिख कर यहाँ पे देखें करते हैं। हमारे पास देखो फॉर्मूला है समीशन, देखो यहाँ पे समीशन कह दिया मीन इज इक्वल्स टू
सम x अपॉन n। आप कहोगे मीन जो है वो 40 है और ये वाला समीशन x का मतलब तमाम ऑब्जर्वेशन विच इज़ 0 प्लस 90 प्लस k प्लस 10 प्लस 100। ठीक है बच्चे, ये तमाम ऑब्जर्वेशन, ठीक है, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5, के को भी मिलाएंगे 5। ठीक है जी। अब सबसे पहले हमें के को फाइंड करना है। जिसको फाइंड करना होता है उसके आगे पीछे नीचे इधर उधर जो चीज़ें होती हैं आगे सबको हटा देता है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, 5 को हटा देते हैं। 5 को उस 40 के पास लेकर जाते हैं तो मल्टीप्लाई करा देते हैं। डायरेक्ट करा दूँ या स्टेप बाय स्टेप करा दूँ? देखो इस 40 को मैंने 5 के पास लेकर गई तो मल्टीप्लाई हो गया, सॉरी 5 को 45 के पास लेकर गई। ये 90 है और ये हमारे पास 0 तो 90 ही रहा। या एक काम करो 90 प्लस 110 100 हो गया। 100 और ये 100 तो हमारे मिला 200। तो हम यूँ लिख सकते हैं 200 प्लस के। ठीक है, अब 40 को जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो तब भी हमारे पास 200 आ जाएगा। यहाँ भी 200 है, यहाँ भी 200 प्लस के है। तो आप एक चीज़ नोट करो, या तो इसको वहाँ पर ये डिवाइड, यहाँ पे प्लस में है ना, जब इसको लेफ्ट साइड पे 200 के पास लेके जाओगे तो माइनस का हो जाएगा। 200 में 200 माइनस करोगे तो 0, नहीं तो इस तरह कटिंग भी कर सकते हो कि 200 से 200 कैंसिल आउट हो गया। तो के की वैल्यू हमें क्या मिली? के हमें मिला यहाँ से 0। समझ में आया है सवाल? इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना था। 0 ऑप्शन आपके पास आ रहा है, फर्स्ट वाला ही राइट है, इसको आप नोट कर लें। अपर क्वार्टाइल्स डिवाइड डेटा इनटू द रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। हमारे पास क्या कह रहे हैं, अभी यहाँ पे बात हो रही है अपर क्वार्टाइल की। तो अपर क्वार्टाइल डिवाइड द डेटा किस रेशो से जो है वो कट करता है? 75% टू 25%। तो राइट ऑप्शन है इसका। अच्छा, लास्ट ये नेक्स्ट एमसीक्यूज थोड़ा समझने की ज़रूरत है, बड़ा मज़ेदार एमसीक्यूज है। हमारे पास यहाँ पर बात हो रही है नेक्स्ट क्वेश्चन की, इफ़ ए बी एंड सी आर द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल विथ सी इज़ द लार्जेस्ट साइड। अब यहाँ पे बात हो रही है हमें, यहाँ पे जो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, देखो सवाल देखा जाए तो जिन बच्चों को पता है, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो देखते ही बता देंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल की जो लॉन्गेस्ट साइड की बात हो रही है सी लार्जेस्ट है। तो इसका मतलब इसका राइट ऑप्शन फर्स्ट वाला ही है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो हमारे पास परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है। लेकिन थोड़ा डिटेल में जाने के लिए बच्चों को समझाऊंगे, जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तमाम बच्चों का मेंटल लेवल एक जैसा नहीं होता। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के ये है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री की जो अपोजिट साइड होती है, याद रखिए जो स्लोप बन रहा है ये हमेशा लॉन्गेस्ट साइड आपके पास आपका हाइपोटेन्यूज होता है। और सवाल में कहा जा रहा है कि ये सी है। अगर मैं इसको नेमिंग कर दूँ पूरे ट्राइंगल की, ए बी और सी, स्मॉल बी, सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, और जबकि इस ए के सामने वाली साइड जो है वो हमारे पास स्मॉल ए। याद रखिएगा इसको हम कह देते हैं अपना परपेंडिकुलर, इसका इस तरफ की हाइट भी लिख सकते हैं, और ये आपके पास आपकी बेस है। ठीक है, ये आपके पास आपका परपेंडिकुलर है और ये आपके पास आपका पूरा लिख दो हाइपोटेन्यूज है। क्लियर हो गया? याद रखिएगा कि आपके पास आपका परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज तो चेंज हो सकता है, लेकिन आपके पास आपका परपेंडिकुलर और बेस तो चेंज हो सकता है आगे पीछे, लेकिन हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता। हाइपोटेन्यूज वही होता है जो आपके पास आपकी लॉन्गेस्ट साइड होती है, जो आपका स्लोप बन रहा होता है। ठीक है जी। तो हम यहाँ अगर देखते हैं एंगल इधर बन रहा है तो एंगल के अपोजिट साइड आपके पास बेस है। अगर एंगल उधर बन रहा है तो ये बेस हो जाएगी और ये वाला आपके पास परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये आपके ए जो है आपके पास बेस हो जाएगी। इस तरीके से आप लोग देखते हो। तो इसके लिए आपने इंट्रोडक्शन लेक्चर ज़रूर जाकर चेक करना है, ताकि आपके मजीद कॉन्सेप्ट भी इस तरह से क्लियर हो सकें। याद रखिएगा कि ये आपके पास परपेंडिकुलर बेस का जो स्क्वायर होता है, इनका स्क्वायर करने पे सम किया जाए तो वो हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। क्या बताया मैंने? अगर हाइपोटेन्यूज जो है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर, क्योंकि जो बातें बता रही होती हूँ इससे रिलेटेड और भी एमसीक्यूज जो है वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसीलिए थोड़े छोटे पॉइंट्स क्लियर कर रही होती हूँ कि जब परपेंडिकुलर का स्क्वायर लो और बेस का स्क्वायर लो और उसको सम कर लो तो वो आपके पास हाइपोटेन्यूज के इक्वल आना चाहिए। ठीक है जी, इन दोनों का सम जो है वो इसका हाइपोटेन्यूज के इक्वल आना चाहिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है आपके पास? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे कह रहा है साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर द रेशियो। अब साइड्स की बात हो रही है, दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, उनकी जो साइड्स का जो रेशियो है 4:9 है। और कहता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या होगा। देखो बेटा, इसमें ना बड़ा मज़ेदार सवाल है ये। इसमें आपके पास जो है वो साइड्स के अकॉर्डिंग भी पूछ सकता है, एरिया भी दिया जाता है। इस तरह का एक सवाल और भी आपके एग्जाम में आता है। जब भी आपके पास ऐसा सवाल आए जिसमें वो कहे कि आपके साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल का जो रेशियो है 4:9 है, कुछ और भी आ सकता है, तो आपने क्या कर देना है, सिंपली उसका स्क्वायर कर देना है।
तो आप सबको पता है, आप सब जानते हो 4 का स्क्वायर क्या है, और आप सब जानते हो कि आपके पास जो है वो बच्चे इसका सम क्या है, मतलब 9 का जो है स्क्वायर क्या है। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो आपके पास आपका इसका राइट ऑप्शन जो है वो लास्ट वाला है, 16:81। अच्छा, इससे रिलेटेड एक सवाल और भी आता है। अगर वो आपसे इस तरह सवाल ना करे, थोड़ा सा आपको चेंज करके सवाल कर दिया, अगर वो कहे फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ यहाँ पे 36:121, मैंने आपको ये दो रेशो दिए हैं और मैं कह रही हूँ इफ़ द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज 36:121, ठीक है बेटा, देन द रेशो ऑफ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी। अब इनकी साइड्स बता दो क्या होगी, तो आपने इस पर रूट लगा देना है। रूट लगा दोगे तो आपके पास इसका आ जाएगा 6 और इसका आ जाएगा 11। समझ में आ रहा है? अगर मैं आपको 6 और 11 दूं और बोलूं कि इसका एरिया फाइंड आउट कर दीजिए, जैसे कि यहाँ पे दिया गया एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, तो फिर आप इसका स्क्वायर कर दोगे। और अगर मैं आपको बोलूं स्क्वायर की जगह पर आप इनको जो आपके पास जो रेशोज दो दिए गए हैं, कॉरस्पॉन्डिंग रेशोज दिए गए हैं, ठीक है, जो आपके पास सिमिलर जो रेशो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल मैंने आपको दिया 36:121 और कहा कि आपको रेशो ऑफ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी, इसकी साइड्स क्या होंगी, तो आपने इसका रूट लगा देना है। तो इस तरीके से आप चेंज करके जो है वो अपने क्वेश्चन को अपने एग्जाम में टैकल करोगे। क्लियर हो गया? अच्छा जी, वैसे इस वाले सवाल का जो इन्होंने पूछा एरिया पूछा गया है, तो आपका राइट ऑप्शन इसका आपने स्क्वायर कर देना है। 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81, तो इसका लास्ट ऑप्शन जो है वो मेरा बच्चा वो राइट है। अच्छा, मेरा पेन एक तो बार बार बंद हो जाता है। आगे आ जाता है अ लाइन विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द डायामीटर। देखो बेटा, ये एक सर्कल है और ये जो मैंने बाउंड्री बनाई है इसको आर्क बनाती चली गई हूँ, ये सर्कमफेरेंस है, इसको सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल कहा जाता है। और ये सेंटर पॉइंट आपके पास ये देखो, यहाँ से यहाँ तक इसके सेंटर पॉइंट से लेके इसके सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस जो है वो सारा पूरे सर्कल का सेम रहता है। याद रखिएगा, जो रेडियस होता है वो पूरा का पूरा तमाम सर्कमफेरेंस जो बाउंड्री है आपकी वो सेम रहता है, तो ये कहलाता है रेडियस। अब यहाँ पे बात हो रही है लाइन, ऐसी लाइन जो सर्कल के सेंटर से पास कर रही होती है, इसको कहा जाता है डायमीटर। मतलब 2r, ये भी r, यहाँ से भी r, तो 2r 2r इज इक्वल टू डायमीटर d के इक्वल होता है। ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, बेसिकली आप सब कहेंगे कि मिस आपने तो हमें इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि दो जो टू लाइंस जो है वो कट कर रही होती हैं किसी सर्कल को, वो तो कॉर्ड होती हैं। ये भी कॉर्ड है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कट कर रही है, ये भी कॉर्ड है, यहाँ से यहाँ तक कट कर रही है, ये कॉर्ड है, यहाँ से यहाँ तक कट कर रही है, ये कॉर्ड है, यहाँ से यहाँ तक कट कर रही है, ये तमाम कॉर्ड है। ये वाहिद वो कॉर्ड है जो सेंटर से कट कर रहा होता है, सेमी सर्कल बन रहा है ना, ये बेसिकली डायमीटर कहलाता है। ठीक है जी। चलिए जी, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारे पास हमारा, बल्कि नेक्स्ट नहीं सेकंड लास्ट है। अ सर्कल विच टचेस ऑल द 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। अब यहाँ पर बात हो रही है टचेस ऑल द, देखो ये एक ट्रायंगल है, मैं आपको बताती हूँ इस तरीके से, ठीक है, और इनकी तमाम साइड्स से इस तरह टच करता हुआ एक सर्कल गुजर रहा है। देखो भाई, तो कौन सा सर्कल है? नज़र आ रहा है कि ये इन सर्कल है, ठीक है। एक्सक्राइब की बात भी हो सकती थी, वो आपको एक्सक्राइब भी, अगर वो कहता कि आ सर्कल विच पासिस थ्रू ऑल द 3 वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। देखो ये वर्टिसेस क्या होते हैं? वर्टेक्स है ना, देखो ये पॉइंट वर्टेक्स होता है, ये कोना, ये वाला कोना, इसको वर्टेक्स कहते हैं। 3 होते हैं, वर्टिसेस हो जाते हैं। इन वर्टिसेस को छू कर गुजरने वाला ट्रायंगल, ऐसे ये वाला ट्रायंगल कहलाता है सर्कमस्क्राइब ट्रायंगल। क्या कहलाता है? सर्कमस्क्राइब। और ये वाला तो जो ऑप्शन में पूछा गया है आपसे वो इन सर्कल है। ठीक है जी। अब लास्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट सा सवाल है, आपने बड़ा ध्यान से देखना है। इन यूनिट सर्कल फॉर पॉइंट x, y साइन थीटा इज इक्वल्स टू y। और अगर यहाँ पे पूछ ले कि कॉस थीटा, तो आप लिख दोगे x। क्यों? क्या वजह है? किस तरीके से पता चला आपको ये वाली बात? तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। अगर आपको कहेगा कि कॉस ऑफ एंगल थीटा विल बी इक्वल टू, फिर आप कहोगे x। ठीक है जी। थोड़ा सा इसमें डिटेलिंग पर जाएंगे, क्योंकि बेटा आपको पता है कि जब तक कॉन्सेप्ट बच्चों का क्लियर ना होना तो फिर मज़ा नहीं आता। ठीक है ना। देखो फॉर एग्जांपल, देखो क्वाड्रेंट, यहाँ देखो मैं सर्कल की बात करती हूँ, एक सर्कल की बात है, तो चलो क्वाड्रेंट बना देते हैं एक सर्कल के अंदर। देखो ये पूरा सर्कल है। मैं पेन कहाँ चला गया? तो मेरा पेन बार बार गायब हो जाता है। एक मिनट मेरा बच्चा, अब देखिएगा, अब आ जाएगा। ये हमने बना दिया इसमें क्वाड्रेंट। आप सबको पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, आप सब जानते हो। अब मैं ये ओरिजिन पॉइंट पे 0 है, ये मेरा ओरिजिन पॉइंट है, इसको मैंने 0 लिया,
कोई भी एक पॉइंट ले लेती हूँ। यहाँ पे पॉइंट एक्स वाई दिया गया तो हम पॉइंट एक्स वाई ही लेंगे। क्या दिए गए, 2 पॉइंट दिए गए, एक एक्स कॉमा वाई। आप सब जानते हो ये एक्स एक्सिस है और आप सब जानते हो ये वाला आपके पास वाई एक्सिस है, ऐसा ही है। अब मैंने क्या किया, इस पॉइंट से लेकर इस पी पॉइंट तक एक लाइन को ड्रॉ किया, बड़ी मोटी सी लाइन ड्रॉ हो रही है, कोई मसला नहीं। और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर गिरा दिया ऐसे करके, ठीक, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। और यहाँ पे एंगल भी बना देते हैं छोटा सा, ठीक है जी, समझ में आया आप लोगों को। अब ये जो एक्स एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है और ये वाली चीज़, इतनी चीज़ जो है ये आपके पास वाई एक्सिस है। यहाँ से यहाँ तक देखो इतनी चीज़ एक्स एक्सिस है और ये वाली चीज़ जो है ना ये वाली आपके पास क्या है, वाई एक्सिस है, ठीक है। और यहाँ पे रेडियस यहाँ से लगा लेते हैं, यूनिट सर्कल की बात हो रही है तो आर आपके पास क्या है, 1 विच इज़ हाइपोटेन्यूज। ये हाइपोटेन्यूज है, यहाँ सर्कल में बना रही हूँ, छोटा सा कंजस्टेड हो रहा है लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा। ये वाई जो यहाँ लिख रही हूँ बाहर की तरफ ये परपेंडिकुलर है और ये वाला एक्स जो है ना आपके पास ये क्या है, आपकी बेस है। क्लियर हो रहा है आप लोगों को यहाँ पर। अब जब मैं साइन थीटा की बात करूंगी तो आप सब जानते हैं कि साइन थीटा जो है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के, क्योंकि आप सबको ट्रिक पता है कि साहिल पर हरी काई बिछी है तुम पाँव बचाओ। साहिल पर हरी काई, तो साहिल साइन थीटा, ठीक है, साहिल पर हरी, पी पर हो जाएगा और हरी हो जाएगा तो परपेंडिकुलर हो गया और हाइपोटेन्यूज। और अगर हम कॉस थीटा की बात करें, साहिल पर हरी काई बिछी है, काई मीन कॉस थीटा बिछी है, बी बेस और हाइपोटेन्यूज है, तुम पाँव बचाओ टेंजेंट थीटा, तो किसके बराबर हो जाएगा, साइन ओवर कॉस के, ठीक है। यहाँ पे ये एच है नीचे वाला, अगर आपको ज़रा लग रहा है इस तरह लिखा हुआ तो ये एच है, सही से बना देती हूँ, ठीक है जी। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, वाई ओवर हाइपोटेन्यूज, तो वाई और हाइपोटेन्यूज क्या है 1, तो हमारे पास यहाँ आ गया वाई। अगर हम बात करें कॉस की, तो कॉस की बात अगर हम करते हैं तो आप कहोगे मिस जो आपके पास बेस है वो एक्स है और हाइपोटेन्यूज तो 1 ही है, तो ये भी हमारे पास आ गया सिंपल किसके, एक्स के। तो जब भी साइन थीटा की बात होगी एक यूनिट सर्कल के अंदर तो वो एक्स के इक्वल होगा और जब कॉस थीटा की बात होगी तो वो वाई के इक्वल होगा। ये चीज़ समझाने का मकसद था, टू द पॉइंट मैंने आपको पूरा समझा दिया कि इससे पूछा क्या है, ठीक है जी। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दिया करें बेटा, आप लोगों की बहुत मेहनत करके वीडियोज़ बना रही होती हूँ। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अटैम्प्ट 96 क्वेश्चन, आप देखिए यहाँ पे सोल्यूशन तो मैं आपको इंशाल्लाह का पीडीएफ में दूंगी इंशाल्लाह। अपने जितने मेरे ग्रुप के बच्चे हैं जहाँ ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करते हैं, किसी अच्छे बच्चे को कह देंगे जी इसको सॉल्व कर दें, वो बच्चा जैसे ही मुझे सॉल्व कर दे देगा तो मैं आपको बेटा डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी इसका पीडीएफ बनाकर, कोई मसला नहीं है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ये तमाम चैनल पर, मेरे चैनल पर एक एक सोल्यूशन मौजूद है, आप लोग जाकर जो है वॉच कर सकते हो। अब जैसे पहला सवाल दे रहा है एक्स एंड वाई को फाइंड आउट कर दीजिए, या मैं एक काम करती हूँ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देती हूँ और इसका पीडीएफ जो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप खुद देख लीजिएगा कि भाई कॉम्प्रिहेंसिव पेपर में क्या कुछ आया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन डी मॉर्गन लॉ से है, कॉम्पोनेंट ऑफ डिवाइडेंड थ्योरम से आया है, यूनिट नंबर 2 से, ये भी यूनिट नंबर 18 से आया है, मतलब 2 मतलब 18, ठीक है। एक्स एंड वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, इन तमाम क्वेश्चन ये आपके पास प्रूफ करना होता है कि ये मैथड है, ठीक है जी। फिर आपके पास क्रैमर रूल से क्वेश्चन आया है, इन्वर्जन मेथड से आया हुआ है, मैट्रिसेस को फाइंड करना है, सिंगुलर मैट्रिसेस है, चैप्टर नंबर 21 से आए हुए हैं कुछ सवालात, कुछ पार्शियल फ्रैक्शन से आए हुए हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना ये मैं आपको डिटेल में सारी की सारी चीज़ें मैं आपको दे दूंगी, ये पूरा पीडीएफ आपके डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके नोट कर लिएगा। अभी बड़ी इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको बताना चाह रही हूँ, मैं थोड़ी सी स्पेस बनाती हूँ ताकि मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊं कि इम्पॉर्टेंट सवालात कौन से हैं, जो कि आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाए, जिससे कि कौन कौन सी एक्सरसाइज से किस तरह का सवाल बनकर आता है, पहले वो चीज़ बड़ी अहमियत रखती है बताने वाली। देखो भाई, पहले तो हम बात करते हैं यूनिट नंबर 1 की, कि जो हमारे पास हमारा यूनिट नंबर 1 मतलब यूनिट नंबर 17 है। यूनिट नंबर 17 में आपके पास जो आपके MCQs हैं ना मेरा बेटा, वो आएंगे सिर्फ और सिर्फ दो MCQs आपके यहाँ से आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपका यहाँ से एक बनेगा और आपका जो लॉन्ग है वो भी आपका यहाँ से जो यूनिट नंबर 17 से कुछ भी नहीं आएगा। आप लोग ये चीज़ लिखते चले जाएं, जो चीज़ बता रही हूँ ना, जो आपने अपना टारगेट बनाना ना अपने पेपर का, वो ये चीज़ है कि MCQs आपके 2 आएंगे इस वाले चैप्टर से, शॉर्ट आपका एक आएगा, लॉन्ग आपका एक भी नहीं आएगा। क्लियर। इसी तरह इस 17 को कर लो 18, ठीक है, यूनिट नंबर 18 कर लो। MCQs आपका आएगा एक, इसको एक कर लो, एक ही शॉर्ट आएगा और आपके पास इसमें से लॉन्ग कुछ भी नहीं आएगा। ये भी क्लियर हो गया आप लोगों का। अब आ जाते हैं यूनिट नंबर 19 पर। किस पर आ जाते हैं हम
हम आते हैं यूनिट नंबर 19 पर। यूनिट नंबर 19 में आपने कहाँ से, अच्छा मज़े की बात है, इनकी मैं इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज भी आपको बताती जाती हूँ, साथ साथ के कौन कौन सी एक्सरसाइजेज का सवालात किस किस टॉपिक का किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, ये भी चले मैं साथ साथ बताती जाऊँगी। फिर इस तरह लेंदी लेक्चर नहीं होगा, साथ साथ आप लोग नोट डाउन भी करते जाएंगे। पहले मैंने बात की यूनिट नंबर 17 की। यूनिट नंबर 17 में जो टॉपिक नेम्स हैं पहले आप वो लिख लें। आपके पास वैल्यूज़ ऑफ एक्स वाई पूछ सकता है। सबसे मेन टॉपिक आपके पास देखो पावर सेट पूछ सकता है। पावर सेट का क्वेश्चन पहले टॉपिक नेम लिखें, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो बच्चे उर्दू मीडियम वाले हैं वो भी साथ साथ बुक, इसीलिए एक्सरसाइजेज भी मेंशन करूंगी ताकि अगर आप लोगों को इसमें नाम ना याद हो तो एटलीस्ट उर्दू मीडियम वाले बच्चे अपनी बुक पे मार्क कर सकें। डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ आ सकता है, और फंक्शन से एक सवाल आपके पास इस वाले में चैप्टर में आ सकता है जो आपका शॉर्ट का पार्ट कवर करेगा। अब आप कहेंगे मिस एक्सरसाइजेज भी आप हमें बता ही दें। चलें भाई, 17.2 में आपके पास आपका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आप कर लो। 17.3 में 2 में हो गया, 17.3 में क्वेश्चन नंबर 4 कर लो जो कि डी मॉर्गन लॉ ही है। क्या है? डी मॉर्गन लॉ है, लिख लो। 17.4 को स्किप कर दो। 17.5 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक के सारे सवालात कर लो। ठीक है भाई, 17.5 भी हो गया। और एक सवाल और कर लो जो डी मॉर्गन लॉ है, जो कि रिव्यू एक्सरसाइज में भी आया हुआ है, जो कि 17.3 का मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 बोला है। इसी तरीके से एक रिव्यू में भी एक सवाल आया हुआ है, रिव्यू में एक्सरसाइज में आया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर जो है ना आपके पास, उसका डी मॉर्गन लॉ की जो एग्जाम्पल है, क्या जो डी मॉर्गन लॉ की एग्जाम्पल है, और ये रिव्यू में भी है डी मॉर्गन लॉ, और साथ साथ एग्जाम्पल में भी डी मॉर्गन लॉ है। क्योंकि अगर आप डी मॉर्गन लॉ की प्रैक्टिस अच्छी सी करेंगे तो आपको बड़ा अच्छा सा आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं। अगर मैं आपको कहूँ डी मॉर्गन लॉ क्या है, तो आप कहोगे मिस ए यूनियन बी का जो होल कॉम्प्लीमेंट है वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। या मैं आपको कह दूं कि ए इंटरसेक्शन बी का जो होल कॉम्प्लीमेंट है वो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। तो सबसे पहले आपको लेफ्ट राइट को सॉल्व करने के लिए ये पहले ए यूनियन बी फाइंड करना है, इसका होल कॉम्प्लीमेंट लेना है। जब ये डिटेल में चली जाऊंगी ना मेरा बेटा, लेक्चर बहुत लेंदी हो जाएगा। तो आप सब जानते हैं डी मॉर्गन्स लॉ को, और चैनल पे लेक्चर्स ऑलरेडी मौजूद है, जाके देखें और वहाँ से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। इसका मतलब तो ये हो गया यूनिट नंबर 17 आप लोगों को बड़ा अच्छा से समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम यूनिट नंबर 18 की। ठीक है जी, एक्सरसाइज 18 में जो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर एक MCQs आएगा सिर्फ और सिर्फ, और साथ में शॉर्ट भी एक ही आएगा। अगर आप चाहें तो इस एक्सरसाइज को स्किप भी कर सकते हैं अगर आप लोगों को मुश्किल लगती है, क्योंकि आपके पास चॉइसेस बहुत हैं। 18.1 में आपने अपना क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 18.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 3, 4 और आप 5 कर लें, यही इंपॉर्टेंट है। और आप 18 पॉइंट जो आपके पास 2 है, इसमें 1 से लेकर आप एक काम करें 6 तक के तमाम क्वेश्चंस कर लो, और 18.3 को स्किप कर दो। 18.4 का आपने क्वेश्चन नंबर 2 करना है, ठीक है, का फर्स्ट पार्ट कर लो। और क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका 1, 2 और 3 पार्ट कर लो। ठीक है जी, समझ में आ गया आप लोगों को। अब 18.4 पे आ जाते, 4 हो गई, अब 18.5 पर आ जाओ। 18 पॉइंट जो कंपोनेंट और थ्योरम डिवाइडेंड और थ्योरम है सारा ही आपने कर जाने हैं। 18.5 का जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक सारे सब 1 से 5 सब है, डैश का मतलब 1 2 3 4 5। ठीक है जी, 18.6 का क्वेश्चन नंबर 2 इसलिए बता रही हूँ कि उर्दू मीडियम वाले बच्चे भी बुक पे मार्क लगा सकें। 18.2 भी आपको समझ में, 18.6 का क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब कुछ एग्जांपल्स भी करो भाई, इस वाले चैप्टर की एग्जांपल्स भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, इस वाले चैप्टर की कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप उसको मार्क कर लो। पेज नंबर 47 देखो, पहले खोलो जल्दी से, मैंने आप लोगों को पहले लिख लिया था ताकि मुझे बाद में बहुत ज़्यादा डिटेल लेक्चर ना बने। पेज नंबर 47 पर एग्जाम्पल नंबर आपकी है 3। ठीक है, फिर आपके पास आपका पेज नंबर 48 है, एग्जाम्पल नंबर आपका 4। उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए स्पेशली बनाया है, वो बच्चे कहते हैं कि मिस हमारा क्या कसूर है, हमें भी कुछ बता दें। ठीक है जी, अब आप आ जाओ पेज नंबर 81 पर, एग्जाम्पल्स हैं जो आपने करनी है, और पेज नंबर 82 पर आ जाओ। तो 5 नंबर के लिए इतनी सारी एक्सरसाइजेस क्यों करते हो मेरा बच्चा? जो ऐसी एक्सरसाइजेस पे तो मैं आपको बता रही हूँ ना जिसमें 100% वो सवाल आएगा, तो क्यों ना उन्हीं को फॉलो कर लो। ठीक है, ये तो मैं आपको बता रही हूँ, जिन लोगों की प्रैक्टिस इस एक्सरसाइज की है वो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कंपोनेंट डिवाइडेंड वाले थ्योरम्स कुछ इस तरह की एक्सरसाइजेज हैं वो कर लें, बाकी आप स्किप भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अच्छा भाई, क्या बता रही थी मैं, जो एक्सरसाइज 81 है इसके एग्जाम्पल नंबर 2
और जो पेज नंबर 82 है इसकी एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है जी, ये आपकी इंपॉर्टेंट है। अब तो बड़ा आसान हो गया होगा आप लोगों के लिए इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को समझाना। ठीक है जी, चलो अब आ जाते हैं आगे। अब मैंने आपको बताया कि जो आपके पास यूनिट नंबर 9 मैट्रिसेस का टॉपिक है, ये आपके पास 100% एक सवाल लॉन्ग में कवर करता है। यहाँ से यूनिट नंबर 19 में आपके पास एक भी आ सकता है और 2 MCQs भी आ सकते हैं। MCQs कितने आएंगे? यहाँ से 2 आ सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आपके पास 1 आएगा। ये समझ में आता है कि ये एक्सरसाइज करके जाऊंगी तो इन पार्ट्स को कवर करूंगी तो मेरे इतने सवाल कवर हो जाएंगे कि मुझे इतने सवाल अटैम्प्ट करने हैं, तो मुझे कौन सी एक्सरसाइज इसमें मुझे ज़्यादा आसान लगती है, मैं वो वाले सवाल करके अपनी प्रैक्टिस कर लूँ, वो आपके ऊपर है। ठीक है, और लॉन्ग आपका यहाँ से आएगा 1 सवाल। लॉन्ग क्या आएगा? LONG। ठीक है जी, लॉन्ग आपके पास यहाँ से आएगा 1 सवाल, और वो कहाँ से आएगा? 19.2 से आएगा। पता है ना इनवर्स वाला क्वेश्चन 3:3 वाला मैट्रिसेस होता है, ऐसे 1 2 3 फॉर एग्जांपल 4 5 यही वाला नहीं बता रही, लेकिन मैं आपको इनके एलिमेंट्स को लिख के बता रही हूँ। इस तरह का जो मैट्रिक्स आता है कहते हैं इनवर्स फाइंड कर दें इसका, एक्सपेंडिंग बाय रॉस कॉलम्स, वही वाला सारी कहानी। ठीक है जी, ट्रांसपोज लेना है या फिर फाइंड करना है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये है आपका, इसकी आपने एग्जाम्पल भी करनी है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज से बता रही हूँ। लॉन्ग के भी बताऊंगी और आपको शॉर्ट के भी बताऊंगी। पहले तो आपने जो 19.1 के जो शॉर्ट के सवालात हैं ना, शॉर्ट सवालात जो आपने करने हैं, अगर आप अटैम्प्ट करना चाहते हो तो उसके लिए लिख लो 19.1 में से शॉर्ट का सवालात आएगा, जो कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 12, ये आपके पास आएंगे शॉर्ट में। ठीक है जी, और कुछ 19.2 से भी शॉर्ट में आ सकते हैं, 2 3 कोई मसला नहीं है। और 19.2 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3। ठीक है जी, अब आ जाते हैं इसके लॉन्ग पार्ट में, जो कि 19.2 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 3 स्टार लगाओ उसके ऊपर, जो कि 100% आने के चांसेस कुछ जरूर। कोई आपको कहे कि भाई ये सवाल आएगा तो क्या करना है, तो आप कहोगे मिस घोल के पी जाएंगे, तो घोल के पी लो उसको। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास? 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, और क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या है? 8 है। और रिव्यू वाला आपने एक सवाल ज़रूर करना है, जो कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है। अगर आप एक पूरा सा सवाल अटैम्प्ट करना चाहते हो तो इन 4-5 सवालात को कर चले जाओ। ये 2 3 तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, इधर ये रहा। 7 8 करना है और ये रिव्यू का 8 करना है। मैं आपको कहूँ कि ये 3 सवाल में से एक सवाल 100% लॉन्ग में आएगा, इसको अच्छा सा कर लो। और अगर नहीं आता करना तो चैनल पर जाओ, वहाँ जाकर इसकी डिटेल लेक्चर जाकर देखो, उनके मेथड को समझो, इनकी चीज़ों को समझो, तो इंशाल्लाह ज़बरदस्त आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। अब आ जाते हैं हम यूनिट नंबर 20 पर। कहाँ पर आ जाते हैं? अब हम आ रहे हैं अपने यूनिट नंबर 20 पर। यूनिट नंबर 20 में जो आपका MCQs है वो आएगा 1, आपका जो शॉर्ट है, सॉरी लॉन्ग लिख दिया यहाँ पर, जो आपका शॉर्ट है वो आएगा 1, और जो आपका लॉन्ग है वो कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, यही चीज़ 20 की हो गई, यही चीज़ और 21 की है। यूनिट नंबर 21 भी लिख लो। ठीक है, यूनिट नंबर 21 में भी ऐसा ही है कि MCQs 1 आएगा, शॉर्ट भी 1 आएगा और लॉन्ग नहीं आएगा। 20 और 21 में लॉन्ग का सवाल का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है जी, और 22 जो आपकी एक्सरसाइज है उसके अंदर भी आपका मेरे ख्याल से नहीं है लॉन्ग। अगर वो मीन अरिथमेटिक मीन वगैरह के सवाल इस तरह कुछ आ जाते हैं स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग, तो वो बात की कहानी है। फ़िलहाल यहाँ पे आओ 1 तो 20 और 21 में सिर्फ एक एक MCQs और एक एक शॉर्ट करना है। 20-21 के इंपॉर्टेंट सवालात पहले देख लो, फिर मैं आपको बताती हूँ इसमें आपने क्या करना है। अब आपके पास आपकी एक्सरसाइज 21.1 है। 21.1 इसके अंदर आपने अपने क्वेश्चन नंबर 2 to 6 तक करने हैं। फिर आपके पास 21.2 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 3 4 5 जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 21.3, अब देखो कितने सवालात करने पर एक सवाल लॉन्ग शॉर्ट में लगेगा, सोचो फिर। और जो ऐसे सवाल बता रही हूँ कि 100% आएंगे तो उनको ज़रूरी है ना करना। ठीक है, 21.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपके आएंगे शॉर्ट में। आप लोग यहाँ पे माइंड बना लें कि मैं ये सवाल कर जाऊँगी। बार बार बताने का मकसद ये है कि मैथमेटिक्स में बच्चे प्रैक्टिस तो करते हैं, बाद में नंबर पूरे नहीं आते क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट नहीं बना होता। पेपर आता है ब्लैंक हो जाते हैं। ब्लैंक नहीं होना भाई, मेरे चैनल पे पढ़ने वाले बच्चे ब्लैंक नहीं होंगे इंशाल्लाह ज़बरदस्त।
एक्सरसाइज 22 बिल्कुल हलवा बना दिया अब हमने आपके लिए। 22 में आपने 22.3 करनी है, जिसका क्वेश्चन नंबर आपने सिर्फ और सिर्फ 8 और 9 कर जाना है। और 22.5 में आपने अपना क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 5 करना है। अच्छा भाई, स्टैटिस्टिक्स में आपने पता है क्या करना होता है? देखो, मीन, मीडियन, इनके फॉर्मूलाज याद करो। ऑब्जर्वेशन कोई भी आ जाए, जितने कॉम्प्रिहेंसिव पेपर हैं, चाहे मेरा है, चाहे प्रैक्टिकल सेंटर का है, चाहे आदम जी का है, टाइम कॉलेजिएट का, किसी का भी आपको मिलता है, आपके स्कूल के कॉम्प्रिहेंसिव पेपर, तमाम बच्चे मेरे साथ शेयर करें। जितने MCQs हैं ना, मैं आपको सबके सॉल्व करवाऊंगी, इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ठीक है जी। मैंने आपको बताया मीन, मीडियन, मोड। अब मोड आपका ग्राफिकली भी आ सकता है कि ग्राफ बनाए, फिलहाल इतना ज़्यादा है वे भी दे दे, लेकिन इतना लंबा वो आपको देंगे नहीं। लेकिन फार्मूलाज आपको ग्रुप डेटा से भी आने चाहिए और आपको अनग्रुप डेटा से भी आने चाहिए। क्या बताया? ग्रुप डेटा से भी आने चाहिए और अनग्रुप डेटा से भी आने चाहिए। स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना सीखिए कि स्टैंडर्ड डिवीजन कैसे निकलता है। फिर आप वेरिएंस निकालना सीखिए अनग्रुप डेटा से, ये वाली चीज़ें। स्टैंडर्ड डिवीजन, वेरिएंस, ज्योमेट्रिक मीन, 5-5 नंबर का शॉर्ट में आएगा, लॉन्ग में नहीं देते भाई वो। इतना समझ में आ रहा है? मीन, मीडियन, मोड को आपने लॉन्ग में करना है और शॉर्ट में भी करना है, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड डिवीजन, ज्योमेट्रिक मीन, वेरिएंस निकाल दो, वेरिएंस दिया गया, स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल दो, 5 नंबर की ऑब्जर्वेशन आ जाएगी छोटी सी, वो आपके पास शॉर्ट का पार्ट कवर करेगी। ये आपको उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पे, जो कि हमारे पास चैप्टर नंबर 23 है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स 23 से लेकर 24 तक के देखो MCQs डायरेक्ट बता रही हूँ। 23 से लेकर 28 तक के चैप्टर, जिसमें 24 भी आ रहा है, 25 भी आ रहा है, 26 भी आ रहा है, 27 भी आ रहा है। कम अज़ कम इन तमाम चैप्टर से 4 MCQs आपके आएंगे। कितने MCQs आएंगे? 4 MCQs आपके आएंगे। और सेक्शन बी के लिए जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं वो लिख लो। सेक्शन बी के लिए इंपॉर्टेंट थ्योरम जो है वो 25.1 शॉर्ट में आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? 25.3 शॉर्ट में, 25.4 शॉर्ट में, ठीक है। फिर आपके पास 27.2, 27.3 मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए निकाल के रखे हुए हैं। और आपके पास 28.1 और 28.3 के तीनों केसेस, A केस, B केस और 3 केस, C केस। वीडियो स्टॉप करके बुक पे मार्क लगा लिया करें। ये सारे सवालात जो है वो 23 से लेकर 28 तक के जो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं, ये वही थ्योरम्स हैं। इसकी स्पेशल अलग वीडियो भी बना के आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी, और इनका सोल्यूशन भी ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है। 21.1, 25.1, अच्छा तो 23 से तो मैंने बताया ही नहीं आपको, वो लॉन्ग में आएंगे, शॉर्ट में नहीं आएंगे, ठीक है। जो ऐसे जो शॉर्ट में आने वाले हैं ना, 23 से लेकर 28 तक के जो MCQ जो न्यूमेरिकल शॉर्ट में आएंगे, आप इनको स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने ऊपर के सवालात सारे कर लिए हैं यूनिट नंबर 17 से, 18 से, 19 से, 21, 22 से, तो फिर आपको शॉर्ट थ्योरम याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ लॉन्ग वाले थ्योरम याद कर जाएँ, जो लॉन्ग का पार्ट कवर करेंगे, तो आप इनको स्किप भी कर सकते हो, इसलिए बता रही हूँ आप लोगों को। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ इन्हीं में से लॉन्ग के थ्योरम कौन कौन से आने वाले हैं। 23 से लेकर 28 तक के में से जो आपके पास लॉन्ग में थ्योरम्स आने वाले हैं, जो कि आपके तो एक सवाल तो आपने 19.2 से कर लिया, ठीक है ना, जो मैंने आपको बताया इन्वर्स में, वो 100% आएगा। अब बाकी लॉन्ग से भी कुछ करने हैं आपको, जाहिर सी बात है। तो 23.1 पाइथागोरस थ्योरम ऑलरेडी आ चुका है पिछले साल, लेकिन आपने को कर फिर भी जाना है। 23.2, 24.1, 24.4, 26.2, 26.3, 26.4 का केस ए, ये वाला केस ए कर लीजिएगा इसका, ठीक है जी। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस ये थ्योरम्स आपने अपने लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करने। कितने थ्योरम मैंने आपको गिनती के बताए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 थ्योरम बता रही हूँ। इंशाअल्लाह ज़बरदस्त आपका इसमें से लग जाएगा, ठीक है बेटा। और आप यकीन जानिए, प्रैक्टिकल सेंटर के अभी थ्योरम्स को मैंने पढ़कर भी नहीं देखा, सिर्फ MCQs आपको सॉल्व करवाएं, इसके मैंने देखा भी नहीं है कौन से थ्योरम्स उसके अंदर आए हुए हैं, कौन से नहीं आए हुए। ये अपने सारे थ्योरम्स मैं आपको अपनी तरफ से बता रही हूँ, जो मेरा गैस है और जो मेरा एक्सपीरियंस है। इंशाअल्लाह अगर आप देख लीजिएगा, इसके अलावा अगर आप प्रैक्टिकल सेंटर में भी कोई थ्योरम दूसरे भी आए हुए हैं, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। ये तो समझ में आ गया आपको। अब आ जाता है तीसरा सवाल आपका प्रैक्टिकल ज्योमेट्री से। बच्चे कहते हैं मिस हम प्रैक्टिकल सेंटर एक बहू है बड़ा वाला, हम उसको नहीं कर सकते। कहते हैं ना, मम्मा कहती है बहू आ गया, डर जाते हैं, वो वाला नहीं। आपके मज़ेदार चैप्टर है बेटा, एक बार जाके मेरे चैनल से प्रैक्टिकल ज्योमेट्री कर तो देखें, एक बार करें तो सही। आप कहेंगे मिस इससे आसान एक्सरसाइज तो कोई है ही नहीं,
सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात होती है, इंटरेस्ट की बात होती है। 29.2 और 29.5 कर जानी है, बाकी सब छोड़ दो। 100% आने के चांसेस 29.5 में से होते हैं, 75% चांसेस 29.2 में से होते हैं। पिछले साल इसमें से सवाल आ गया है, हो सकता है इस सवाल 29.2 में से आ जाए। अब करना क्या है, कौन सी एक्सरसाइजेज इसमें से इम्पॉर्टेंट हैं। अब MCQs तो मैंने आपको बताया ही नहीं कि 29 में से कितने MCQs आते हैं। यूनिट नंबर 29 जो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है, इसमें आपके पास एक MCQs आएगा, ठीक है। शॉर्ट इसमें से नहीं आएगा। लॉन्ग जो है, यहाँ पे आ जाओ, शॉर्ट तो नहीं आएगा। लॉन्ग जो है वो 29.2 में से क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में से 1 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का भी 1 पार्ट करना है, जिसको कहते हैं इन सर्कल, सर्कमस्क्राइब, सर्कम सर्कल, ठीक है, और एक्सक्राइब सर्कल। पूरा पूरा नहीं लिख रही, समझ जाइएगा, ठीक है। देखो ऐसे एक सर्कल ऐसे जो बनता है, जो कि इसकी साइड्स को टच करके गुजरता है। एक वो सर्कल होता है जो इसकी वर्टेक्स को गुजरता है। एक वो सर्कल होता है जिनको एक्सटेंड करके इनकी बाहर की तरफ से बनता है। ये तीनों सर्कल आपने जो है 29.1 में से करने हैं, ठीक है। एक एक सवाल कर लीजिएगा, इंशाल्लाह ज़बरदस्त आपको बहुत अच्छा आ जाएगा। और 29.5 जो कि आपके पास इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें 29.5 में आपने करना क्या है मेरा बच्चा। 29.5 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करना है, जिसमें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट को अनइक्वल और इक्वल एडीआई के साथ, सर्कल इक्वल और अनइक्वल एडीआई के साथ सॉल्व किया गया है, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छा आना चाहिए। और इसमें MCQ, और ये तो हो गया 29 के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आ जाता है यूनिट नंबर 30। यूनिट नंबर 30 में हमने क्या करना है। यूनिट नंबर 30 में आपके पास 2 MCQs आपके शॉर्ट आएंगे, इसके MCQs में आएंगे 2 सवाल, और 2 सवाल आपका शॉर्ट का पार्ट कवर करेंगे। और आपने लॉन्ग का क्या करना है। आप कहेंगे मिस आपने तो 29 पॉइंट में से लॉन्ग हमें बताया ही नहीं है, ठीक है जी। लॉन्ग तो इसके अंदर से आई थिंक नहीं आएगा, अगर आज शॉर्ट में ही आता है। और शॉर्ट के 2 सवाल के लिए जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं वो नोट कर लें। 30.2 पर टिक लगाओ। 30.2 का क्वेश्चन नंबर, मेरे चैनल से जाकर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री ये ट्रिग्नोमेट्री कीजिएगा, मोहब्बत हो जाएगी आपको इससे। 30.3 से क्वेश्चन नंबर 4 और 6 पूरा करना है, ठीक है। 4 और 6 पूरा, 6 से लेकर 10 तक पूरा। 3.4 जो है वो आपने कंप्लीट करनी है, पूरी की पूरी करनी है, ठीक है। और इसके अलावा 30.5 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 करना है, बस। और प्रिपरेशन पेपर ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया गया था, उसको कर लीजिएगा। मेरा प्रिपरेशन पेपर कर लें, प्रैक्टिकल सेंटर का साथ कर लें, जो चीज़ें बताई हैं वो कर लें। इंशाल्लाह अज़्ज़वजल पूरे के पूरे नंबर आपके हाथ में है। कॉम्प्रिहेंसिव पेपर इंशाल्लाह कंडक्ट किया जाएगा, उसको भी फॉलो कीजिएगा, ठीक है जी। टोटली फ्री है, किसी किस्म की कोई फ़ीस नहीं है। अगर MCQ सेशन का आप कहेंगे कि मिस हमारा MCQ सेशन एक रख लें, तो फ्राइडे सैटरडे में हम एक क्लास रखेंगे आधे घंटे की, जिसमें हम आपको इंपॉर्टेंट MCQs कवर करवाएंगे। कुछ क्रैश कोर्सेज भी हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। अच्छा, उनका भी मैं आपको बता दूं, जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस आपको पता पूरा साल तो चलती हैं, लेकिन हमारे क्रैश जो है वो कोर्सेज स्टार्ट होने वाले हैं। मैथमेटिक के सिर्फ चार्जेस हैं, जिसमें 2000 रुपीज़ सिर्फ आपके पास, या आपको 1 टाइम फ़ीस देनी है, 2000 रुपये बस। 1 टाइम फीस, जब तक आपके एग्ज़ाम है, जब तक हम आपको जितनी प्रिपरेशन है सारी कंप्लीट करवाएंगे, MCQ सेशन देंगे, प्रॉपर तरीके से आपको कॉम्प्रिहेंसिव पेपर लेके आपको एग्ज़ाम के लिए 100% आपको जो है वो प्रिपेयर कर देंगे। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब, और उन तमाम फ्रेंड के साथ शेयर करें। या एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ग्रुप्स मौजूद है तो काइंडली वहाँ भी शेयर कर दिया करें। अपना भला करें और साथ साथ अपने फ्रेंड्स का भी भला करें, नेकी करने से सवाब भी मिलता है, ठीक है बेटा। किसी ये नहीं कि जी आप मुझे आ गया बस मैं ये तैयारी कर लूँ, मेरे नंबर अच्छे आते मेरे दोस्त के ना है, नहीं। नेकी करेंगे, आगे फैलाएंगे। याद रखिएगा, इल्म फैलाने से बढ़ता है। आप जितना उसको आगे फैलाएंगे, अपने आपको अच्छा आता है मैथ, आप अपने बच्चों को, दोस्तों को भी बताएं, आई मैं आपको करवाती हूँ। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना मैथमेटिक आपका अच्छा होगा, ये याद रखिएगा। चले, बहुत सारी बातें हो गई, अब दे मुझे इजाज़त। मिलते हैं 9th क्लास के प्रैक्टिकल सेंटर के कॉम्प्रिहेंसिव पेपर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।